Hey guys, welcome back to Motherhood by Swati. Today's topic is constipation in pregnancy, and it is very common problem in pregnancy. Every 3 out of 5 pregnant women suffer with this problem, and today we will discuss about the reasons of constipation in pregnancy and what we can do to get relief in constipation. So let's get started. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन के कौन कौन से रीजन्स हैं। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन नाम का, जो हमारे इंटेस्टाइन की मसल्स को काफ़ी रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो इंटेस्टाइन होता है वो काफ़ी धीरे धीरे वर्कआउट करता है, जिसकी वजह से हम जब भी खाना खाते हैं तो वो काफ़ी धीरे धीरे प्रोसेस होता है और काफ़ी देर बाद इन पॉइंट तक पहुँचता है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। या फिर इसे हम दूसरे वे में ऐसे समझ सकते हैं कि नेचर ये चाहती है कि जब जो भी हम खाना खा रहे हैं उससे सारे न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी अच्छे से अब्जॉर्ब करे। इस वजह से भी ये जो सारा प्रोसेस होता है काफ़ी धीरे धीरे होता है, ताकि काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर ले। तो सबसे पहला रीज़न ये है। सेकेंड रीज़न ये है कि धीरे धीरे हमारा यूट्रस बढ़ रहा होता है, बच्चे का वेट बढ़ रहा होता है, बच्चा बढ़ रहा होता है, तो हमारा यूट्रस भी बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे इंटेस्टाइन्स थोड़ी सी सिकुड़ सी जाती है, जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। थर्ड प्रॉब्लम ये है कि हम काफ़ी मूवमेंट कम कर देते हैं। हमें लगता है कि हम प्रेग्नेंट हैं तो बहुत ज़्यादा हमें मूवमेंट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी लोग बेड रेस्ट करने लगते हैं, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोग को आयरन की टैबलेट्स लेते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोग लिक्विड बहुत कम लेते हैं, लाइक वाटर और जूस वगैरह, तो उसकी वजह से भी कुछ लोग को हो जाते हैं। तो ये कुछ मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होता है प्रेगनेंसी में। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमें कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिले। तो सबसे पहले हमें फाइबर का इंटेक बढ़ा देना है, एंड फाइबर रिच फूड्स क्या होते हैं सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। तो जिस भी फूड से हमें रफेज या वेस्टेज मिल रहा होता है उसे हम फाइबर रिच फूड कहते हैं। जैसे कि हम एक एप्पल लेते हैं, अगर उसका हम जूस निकालते हैं तो जूस बहुत कम निकलता है एंड रफेज काफ़ी ज़्यादा निकलता है, तो वो हुआ फाइबर रिच फ्रूट। तो आपको होल एप्पल खाना चाहिए और उसका जूस आपको नहीं पीना चाहिए। लाइक जैसे कि आप अगर अनार खा रहे हो तो अनार को अगर जूस निकालते हो तो उसमें वेस्टेज काफ़ी निकलता है, तो आपको अनार सीधे खाना है, ना कि उसका जूस आपको निकालना है। तो ये हुआ फाइबर रिच फ्रूट। जैसे कि आप दाल ले रहे हो तो दाल अगर आप छिलके वाली ले रहे हो तो वो हुआ फाइबर रिच फूड। जो छिलका हुआ वो वेस्टेज हुआ, तो आप फाइबर ले रहे हो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है फाइबर। और कॉर्न हुआ, अगर कॉर्न आप बॉईल करके किसी भी टाइम ले सकते हो, या फिर भुना हुआ कॉर्न ले सकते हो, कैसे भी आप ले सकते हो, तो उसमें भी फाइबर होता है। स्प्राउट्स में भी छिलका होता है, तो उसमें भी फाइबर होता है। कुछ लोग को स्प्राउट्स लेने से गैस होती है, तो आप स्प्राउट सुबह के टाइम लीजिए, ताकि दिन भर आपकी मूवमेंट होती रहेगी, जिससे आपका डाइजेशन अच्छे से हो जाएगा। एंड नींबू हुआ, टोमेटो हुआ, ये सब डाल के आप स्प्राउट्स लीजिए ताकि डाइजेशन अच्छे से हो जाए। तो ये वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स हुए, इन सब में फ़ाइबर पाया जाता है, तो आपको इनका डेली इंटेक लेना है अपनी डाइट में। गाजर हुआ, ब्रोकली हुआ, मूली हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में फ़ाइबर मिल जाएगा। वेजिटेबल सैलड्स आप लीजिए, खीरा हुआ, गाजर हुआ, ये सारा मिक्स करके आप लीजिए, तो इनसे आपको काफ़ी अच्छा फ़ाइबर मिलेगा। एंड जो आप आटा खा रहे हो वो चोकर युक्त आटा अगर आप खा रहे हो तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ाइबर मिलेगा। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप चोकर वाला आटा यूज़ करिए, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलेगा। आप किशमिश ले सकते हो, किशमिश भी काफ़ी फ़ायदा करता है कॉन्स्टिपेशन में। एंड प्रून्स भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है कॉन्स्टिपेशन में। प्रून्स जो ब्लैक वाली किशमिश होती है उसको बोलते हैं, तो आप वो खाओ। प्रून्स काफ़ी हेल्प करता है कॉन्स्टिपेशन में। दूसरी चीज़ ये करनी है कि हमें छोटी छोटी डाइट्स लेनी है, ना कि एक ही बार हमें बहुत ज़्यादा खाना खा लेना है। शुरू में हमने डिस्कस किया कि इंटेस्टाइन जो हमारा होता है काफ़ी धीरे धीरे फूड को प्रोसेस करता है। अगर हम छोटी छोटी मील्स ले रहे हैं तो इंटेस्टाइन काफ़ी अच्छे से प्रोसेस कर लेगा फूड को। अगर हम एक ही बार में बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो काफ़ी टाइम लगेगा प्रोसेस करने में, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। एंड मैंने अपनी डाइट प्लान का जो वीडियो डाला था उसमें भी मैंने इस बात का काफ़ी ख्याल रखा था। जो हमारा लंच था उसके पहले मैंने फ्रूट्स बोले थे खाने के लिए, एंड लंच के बाद मैंने 2.5 घंटे का गैप लिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं लंच थोड़ा सा हैवी हो जाता है। तो लंच से पहले मैंने फ्रूट्स रखे थे एंड जूस रखा था,
ताकि पेट काफ़ी हैवी ना हो हमारा एंड डाइजेशन अच्छे से हो खाने का। एंड लंच के बाद मैंने 2.5 घंटे का टाइम दिया था कि काफ़ी अच्छे से इंटेस्टाइन प्रोसेस करे फूड को। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको छोटी छोटी डाइट्स लेनी है, बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं खाना है। जैसे कि लंच हुआ तो उसमें आपको गैपिंग मेंटेन रखनी है ताकि हमारा जो इंटेस्टाइन है काफ़ी अच्छे से वर्कआउट करे। तीसरी चीज़, आपको एक्टिव रहना है। ये नहीं कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप रेस्ट कर रही हैं, बिल्कुल एक्टिव ही नहीं है। आपको वॉक करते रहना है, एक्सरसाइज करना है, मूवमेंट्स रखनी है ताकि डाइजेशन अच्छे से हो, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ना हो। एंड चौथी बात, आपको ऑयली एंड स्पाइसी फूड्स अवॉइड करने हैं, बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करना है ताकि ये सब प्रॉब्लम आपको ना हो। पाँचवीं चीज़, आपको पानी का इंटेक काफ़ी अच्छा रखना है, 10 से 12 ग्लास रखना है ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। वाटर काफ़ी हेल्प करता है कॉन्स्टिपेशन में, तो आपको वाटर का इंटेक काफ़ी अच्छा रखना है प्रेगनेंसी में। छठा पॉइंट है कि आपको देर रात तक जगना नहीं चाहिए। टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, क्योंकि देर रात तक जगने से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, स्ट्रेस से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर कि आपको कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी रिलीफ नहीं होता है तो आप अपने डॉक्टर से जाके बात करिए। डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन वगैरह लिख के दे देगा जिससे आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत पहले से है, लाइक प्रेगनेंसी से पहले से है आपको कॉन्स्टिपेशन, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इसको मैनेज करने में। तब आपको दवा वगैरह लेनी पड़ेगी, आपको डॉक्टर से बात करना पड़ेगा। जो आपको नहीं करना है कॉन्स्टिपेशन में वो उसके बारे में बात करते हैं। कुछ लोग कैस्टर ऑयल वगैरह ले लेते हैं, तो आपको ये नहीं करना है। जो भी ऑयल्स होते हैं वो जो भी हम खाना खाते हैं उससे जो हमें न्यूट्रिशंस मिलते हैं, जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, तो एब्जॉर्प्शन पावर लेस कर देती हैं ये ऑयल्स, तो हमें ऑयल्स नहीं यूज़ करने चाहिए। या फिर हम कोई दवा अगर ले रहे हैं, लूज मोशन हमें होने लगते हैं, तो लूज मोशन से हमें मिसकैरेज के चांसेस हो जाते हैं, तो हमें कोई दवा वगैरह, पिल्स वगैरह नहीं लेने चाहिए कॉन्स्टिपेशन में। और आयरन की टैबलेट्स वगैरह कुछ लोग खाना छोड़ देते हैं क्योंकि उससे उनको लगता है कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो ये आपको नहीं करना है। आपको अपने डॉक्टर से जाके बात करना है कि हमें आयरन की टैबलेट से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको कोई दूसरी आयरन की टैबलेट डॉक्टर दे देगा जिससे आपको रिलीफ मिल सकता है कॉन्स्टिपेशन में। सो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है एंड आई होप कि आपको कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा अगर आप ऐसी डाइट फॉलो कर रहे हो तो। क्योंकि मुझे कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ प्रेगनेंसी में, मुझे एक दिन भी ऐसा कुछ नहीं हुआ प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में। सो अगर आप अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल रख रहे हो, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे।